મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. આપ સર્વેનો આભાર. સર્વની તંદુરસ્તી અને પ્રકૃતિની તંદુરસ્તી સુધરે એવા પૂરેપૂરા પ્રયાસો કરેલા છે. એવા ખુદ अनुरोध है कि हमारे धारासभ्य श्री बाबूभाई बोखीरिया का तुलसी के पौधे के साथ नम्र अनुरोध करेंगे. એને લીધે આપણે બેયને મારી નાખ્યા. કોને માર્યા? ઉપયોગી જે જીવજંતુઓ હતા એને પણ મારી નાખ્યા અને નુકસાનકારક હતા એને પણ મારી. इसका अभिवादन करेंगे. हम कुतियाना तहसील के खीमा भाई मारू से नम्र अनुरोध है कि वो मंच पर तालियों के साथ हम खीमा भाई मारू का भी प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषिना पासाओ, श्रमનું મહત્વ, सौर ऊर्जाના ઉપયોગો, ખેતીવાડીની સહાય યોજનાઓ, सजीव खेती और महामहिम श्री राज्यपाल श्री के हस्त से જોવા નથી મળતા. આજે ગીત બચાવવાની પ્રક્રિયા કરી છે. આ બધી પ્રક્રિયામાંથી આપણે બહાર નીકળવું હોય તો માનनीय महामहिम श्रीનો અમે आप सबको इस बात की जानकारी है कि पिछले 3 वर्षों से गुजरात में राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी लेने के बाद प्रदेश में एक अभियान चलाया प्राकृतिक खेती का, और इस समय ये अभियान पूरे गुजरात में गामड़ा में खेडूत भाइयों के बीच में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है. अभी मेरे से पहले आपने खेडूत बंधुओं से उनके अनुभव भी सुने होंगे. डॉक्टर रमेश सांवलिया जी भी अपने विचार रख करके गए हैं. माननीय विधायक महोदय ने अपने अनुभव आपके बीच में साझा किए हैं. और इसके साथ इस समय पूरे गुजरात में हमारे सैकड़ों ऐसे किसान भाई हैं कि जो ट्रेनर बन चुके हैं, जो गांव-गांव में जाकर ट्रेनिंग खेडूत को दे रहे हैं. उसी के साथ हमारा जो कृषि विभाग है उसमें आत्मा जो डिपार्टमेंट है उसके जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनको विधिवत हमने ट्रेनिंग दिलवाई है और वो भी जाकर गांव में खेडूत को ट्रेनिंग देते हैं प्राकृतिक खेती कैसे करनी है. अब मैं बातचीत आपसे करूंगा, भाषण नहीं, और आपने मेरे साथ बातचीत में सम्मिलित होना है. सबसे पहले आपसे मैं जानकारी लूंगा कि आप में आज जो खेती करते हैं, जिनकी अपनी जमीन है और उसमें खेती करते हैं, ऐसे कितने खेडूत भाई बहन हैं जो यहाँ पर आए हैं. बहुत अच्छा. इससे विदित है कि ऐसे भी जो खेती करते हैं, कुछ ऐसे भी जो खेती नहीं करते. दोनों तरह के लोग आपके बीच में. अब आप ऐसे खेडूत हाथ खड़ा करेंगे ये जो रासायनिक खेती करते हैं, इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है. जो यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल करके खेती करते हैं वो हाथ खड़ा करें. ठीक है. अब वो हाथ खड़ा करें जो प्राकृतिक खेती करते हैं. बहुत अच्छा. ठीक है. तो मिले जुले से लोग हमारे बीच में आज हैं, लेकिन खेडूत सारे आप में नहीं है. आप अब
वो लोग हाथ खड़ा करें जो आत्मा के अधिकारी हैं। आत्मा जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करते, कोई भी काम करते। बहुत अच्छा, ठीक है। अभी आपने जानकारी मिली होगी कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने हमारे गुजरात के सभी पंचायतों को आग्रह किया है कि गुजरात में एक भी पंचायत ऐसी ना बचे कि जिसमें कम से कम 75 किसान 75 खेडूत प्राकृतिक खेती ना करते हो। तो इस मिशन को हम सब ने तेजी से आगे बढ़ाना है। और ये जो वर्ष है हमारा, ये आजादी का 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं उसका आखिरी वर्ष है। तो इसमें हमने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री जी का मिशन हर पंचायत में 75 किसान प्राकृतिक खेती से जरूर जुड़े, इसको हमने निश्चित रूप से पूरा करना है। और पूरे गुजरात में ये अभियान बहुत तेजी से इसी वर्ष में हमने पूरा करना है। अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश ने मनाया, हम सब ने भी मनाया है। तो अगला एक ही वर्ष हमारे पास में, और इसमें हमने अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। इसलिए मैं यहाँ के डीएम महोदय को, डीडीओ महोदय को, आत्मा के अपने कर्मचारी बंधुओं को, कृषि विभाग से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अब हमने मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा। अब तक जो कार्य हुआ है उसमें जो परिश्रम आप लोगों ने किया है उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का हम सब के लिए निर्देश है उसको हमने पूरा करना ही होगा। इसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री और सब अधिकारी बड़े मनोयोग से लगे हुए हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमने औपचारिकता पूरी नहीं करनी। ये जो काम है ये ईश्वरीय कार्य है, इससे बहुत बड़ा कल्याण देश का होने वाला है। भाइयों और बहनों, कहने को केवल प्राकृतिक खेती है एक बात है, लेकिन इसके लाभ कितने हैं ये ध्यान करो। इस समय सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के लिए, भारत के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए है, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की। जिस तरह से मनुष्य ने प्रकृति को बिगाड़ा है, और ये हमने बिगाड़ा है, अन्य किसी प्राणी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। और इस बात को आप मानेंगे, आपको ध्यान होगा जब कोरोना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने हम सब की जान बचाने के लिए हमारे लिए वैक्सीन का प्रबंध हो जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगवाया था, आया ना? भाई गूंगे मत बैठो यहाँ, बोलो मेरे पीछे, मैंने यही तो बोलना। लॉकडाउन बहनों लगा था कि नहीं? आप भी बोलो बंधुओं, लगा था कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इस धरती पे असंख्य प्राणी है कि नहीं? असंख्य है ना?
समुद्र में कितने हैं, आकाश में कितने उड़ते हैं, धरती में जगह बनाकर कितने रहते हैं। तो इन असंख्य प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है, ठीक है। असंख्य प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है। जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगवाया तो वही समझदार आदमी का ही लॉकडाउन था या बाकी प्राणियों का भी था? क्यों साहब, इस समझदार आदमी का लॉकडाउन था ना, और तो किसी का लॉकडाउन नहीं था। गाय भैंस अपना काम कर रही थी, पक्षी अपना काम कर रहे थे, समुद्र के जीव जंतु अपना काम कर रहे थे। जो जहां पर था वो अपनी व्यवस्था में लगा हुआ था। लॉकडाउन किसका था? हम समझदार लोगों का। और कितने दिन के लिए था? लगभग 1 महीने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे समझदार भाई और बहन मनुष्य 1 महीना घरों में रह जाएं। और लोगों ने उनके आदेश का भी पालन किया और उसका परिणाम क्या निकला? 1 महीने में गंगा भी शुद्ध हो गई, समुद्र का पानी भी शुद्ध हो गया, नदी नाले भी शुद्ध हो गए, बड़े बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसे उनकी हवा भी शुद्ध हो गई, और धरती पर नए नए पक्षी भी दिखाई देने लगे। आया ना? ऐसा ही हुआ था क्या नहीं? तो अब यूं तो बोल पड़ो, थोड़ी देर ये पट्टी में से भी आवाज आ जाएगी मेरे को, जो मुंह पे बंद हुई। बोलना है। अब मेरे को यूं बताओ, भगवान ने जो इतनी बढ़िया सृष्टि हमारे लिए बनाई, बढ़िया पर्वत दिए, समुद्र दिए, तालाब दिए, झीलें दी, इतनी शुद्ध हवा दी, इस सारी प्रकृति के विनाश करने में इन असंख्य प्राणियों में इस समझदार को छोड़ के किसी का हाथ है? क्यों साहब? ये बोलती नहीं, ये पता क्यों नहीं बोल रही भाई? अपनी गलती नहीं मानने को तैयार हम, कतई चुप बैठे हैं। भाई से बड़ा प्रमाण कोई हो सकता जो मैंने दिया है? सारे बताओ, सारे बोलो कि इस धरती का विनाश करने में गाय भैंस गधा बकरी घोड़ा ऊंट या पक्षी या समुद्र में रहने वाले जीवों का कोई योगदान है क्या? ये जितने जीव जंतु, इनका तो लॉकडाउन नहीं था, ये तो अपने काम पे थे। ये समझदार ही तो घर में रखे थे 1 महीने के लिए, और सारा प्रकृति पवित्र हो गई, सब कुछ शुद्ध हो गया। इससे बिल्कुल क्लियर है, हम माने या ना माने, इस प्रकृति के विनाश के लिए जिम्मेदार केवल और केवल कौन है? हम हैं। तो अब हम ही ठीक ठाक होंगे तभी तो दुनिया बचेगी। हम ही अपने में परिवर्तन सुधार करेंगे तभी ये प्रकृति का संवर्धन हो सकता है। और ये जो प्राकृतिक खेती है, ये इस काम के लिए सबसे पहला योगदान इसका है कि ये सारे की सारी प्रकृति को शुद्ध करने में सहयोग करती है। और रासायनिक खेती जो हम कर रहे हैं, साइंटिस्ट के आंकड़े हैं कि 24% विश्व स्तर पर पर्यावरण को खराब करने में रासायनिक खेती का योगदान। अब 24% यदि हम पर्यावरण को शुद्ध कर दें तो सैकड़ों साल और निकल सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में नंबर 1 प्रकृति का बचाव होगा। नंबर 2, धरती माता, जिसको वेदों में कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। और ये पुत्र अपनी माँ को जहरीला बनाने में रात दिन जुटे हुए हैं। सारी धरती माँ को जहरीला हमने बना दिया।
एक जमाना था कि जब धरती में मिट्टी में खुशबू आती थी और इसके अन्नों में भी खुशबू आती थी। आप बाजरों का रोटला बनाती थी बहनों ने, तो पता नहीं इनकी बूढ़ी माताओं से पूछो, उनको खुशबू आती थी कि नहीं? तुम्हारे को नहीं आती, क्योंकि इसमें जहर मिला दिया धरती में। बाजरा की खिचड़ी बनती थी ना, खिचड़ो क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पड़ोस में भी पता लगता था इनके यहाँ बन रही है, आती थी ना खुशबू। ये एमपी साहब को याद होगा, इन्होंने खाई है हमारे में। क्यों साहब, ठीक है गलत है? लेकिन अब कोई नहीं खुशबू आती। कुछ साग भाजी ऐसी बनती थी कि पड़ोस में भी पता लगता था, गली में पता लगता था इनके यहाँ फलानी भाजी बनी। लेकिन आज हमारे भोजन का स्वाद खत्म हो गया। क्यों? मिट्टी में जो नेचुरल खुशबू थी, वो जो साग भाजी में आती थी, अन्नों में आती थी, वो हमने धरती में जहर, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल करके भूमि को जहरीला बना दिया। और आज जो अन्न हम खा रहे हैं, साग भाजी फल खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध है, उसमें भी यूरिया आ गया और उसका परिणाम अस्पताल भरे पड़े। अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। हमारे पे सिफारिश आती थी बेड दिलवा, ये हालत हमने कर दी। हमने रखी है हमारे सामने। ईमानदारी से बताओ, 15-20 साल पहले इनको लेके चलना पड़ता था क्या? कहीं पर भी पानी पी लेते थे, सारा पानी साफ सुथरा था। आज पीने लायक पानी भी हमने नहीं छोड़ा। ये हमने प्रगति की, ये हमने विकास किया, ये प्रोग्रेस किया हमने मिलकर। आज पानी भी पीने लायक नहीं बचा है। और गौ माता, जिसका ये हिंदू समाज पूजा करता है, इसमें देवताओं का वास बताता है, गौ माता की जय हो बोलता है, लेकिन ना गऊ का दूध पीते, ना गाय को पालते, गौ माता की जय हो जाएगी कि नहीं जय? ढोंगी है कि नहीं हम सारे के साथ? ये ढोंग है, इसका नाम पाखंड है कि गौ माता की पूजा, मूर्ति के तिलक लगा रहे हैं। और जो असली गौ माता है, ये सड़कों पे धक्के खाती बेसहारा बेचारी बना दी हमने, जिसका दूध A2 दूध अमृत तुल्य, हमारे बच्चों की बुद्धि को, बल को बढ़ाता, वो दूध छोड़ दिया। भैंस का दूध पीते हैं, भैंस की बुद्धि जितनी मोटी उतनी बुद्धि हमारी होगी मोटी। आप देखते हो तो नहीं? भैंस में और गाय में आप 20 गाय बांध दो एक लाइन, और उसके बच्चे को छोड़ो, जब दूध निकालने का टाइम है, वो दौड़ा जाएगा, सीधा अपनी माँ के नीचे जाएगा। और ये भैंस वाले को खोलो, ये सब की लात खाता हुआ घूमेगा, और जो लात नहीं मारेगी समझेगा यही तेरे वाली माँ। ऐसा है कि नहीं? और आप और नोट करो, जब गाय बच्चे को जन्म देती है, इसका बच्चा 5-10 मिनट में अपने आप खड़ा होकर के दौड़ लगाने की तैयारी करता है। और ये भैंस वाला, इसको कई दिन तक तो समझ में नहीं आता तू धरती पे आया है कि नहीं आया, नींद में ही रहता है। और ये माता इसको धकेलती है और वो पीछे धकेलता है। ये कहती तो दूध पी ले, ये पैक मारता है और इसको मुश्किल से जोड़ना पड़ता माँ के साथ। तो भैंस की जो बुद्धि है वो मोटी है, और गाय जो है वो बहुत चुस्त है, और वो निस्संदेह उसमें A2 दूध कल्याण करने वाला, ये हमने छोड़ दिया। लेकिन दूध से भी ज्यादा गुणकारी गाय का गोबर और गौमूत्र पाया। ये पिछले कई वर्षों से मैंने साइंटिस्ट लगाए हुए
जो माइक्रोबायोलॉजी के वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट, उनको मैंने इस काम पे लगाया और उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये जो देसी गाय है ना हमारी भारतीय नस्ल की, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरे, जंगोल, ये अपनी आपकी कौन सी है, गिर, इनका जो गोबर है मेरी माता और बहनों, ये अमृत है खेती के लिए। इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु, 1 ग्राम गोबर, सूक्ष्म जीवाणु, इतना बहुमूल्य है। मानो भगवान ने देसी गाय की आंख को खेत के लिए खाद देने की फैक्ट्री बना के भगवान ने भेजा और हमने उसको सड़कों पे छोड़ दिया। और गोमूत्र जो है वो खनिजों का भंडार है। जो तत्व धरती को चाहिए वो सारे गौ माता के मूत्र के अंदर। और हमने जो प्राकृतिक खेती का मिशन चलाया है, इसमें एक तकनीक अपनाई है। यहाँ मेरे से पहले जीवामृत, घन जीवामृत कैसे बनता बताया गया या नहीं? डॉक्टर साहब बता पाए या नहीं? है? समय कम रहा, ये बताना चाहिए था, यही अब मेरे को बताना पड़ेगा। ये देखो, हम जीवामृत बनाते हैं, एक घन जीवामृत बनाते हैं। 2 ही तरह के कल्चर हैं। ये एक प्रकार से मेलवन है, खाद भी ना कहें इसको, मेलवन है। मेलवन जानती कि नहीं मेरी बहनें? ये कुछ ही नहीं जानती, कैसे पकड़ के बिठाई है। अब मेलवन जानती हो के नहीं? मेरवन बोलते हैं, मेरवन, मेरवन जानती हो के नहीं? जानती हो। 1 क्विंटल दूध में यदि 100 ग्राम दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं? ऐसा ही हमारा ये जीवामृत है, घन जीवामृत। यही काम खेत में करते हैं। ये जो जैविक खेती ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारी खेती नहीं है, ये बाहर की है। और हम उसका प्रचार नहीं कर रहे जो मैं चर्चा करता हूँ। उसमें तो बहुत गोबर की खाद चाहिए, उसमें निंदामण बहुत पैदा होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती। उसमें जो हड़सिया वो विदेश से लाना पड़ता है, वो 30 साल से हम देश में कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ देश को, खेडूत को नहीं मिला। तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये है नेचुरल फार्मिंग, ये है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या है? आप जंगल में जाओ, कहीं भी जंगल में जाओ, आप बोलना मेरे पीछे, भाई जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन देता है? कोई नहीं देता ना। पानी कौन देता है? नेचुरल भगवान। और जंगल में जब समय होता पेड़ फलों से लद जाते हैं, और जंगल के पेड़ के पत्ते को आप किसी भी प्रयोगशाला में ले जाएं, टेस्ट कराएं, एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। तो जो प्रकृति जंगल में वहां के पेड़ की सारी पूर्ति करती है, वैसा ही हमारे खेत में भी होना चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आई क्या नहीं बात? तो हमारे खेत में क्यों ना? जब वहां यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं, तो हमारे खेत में क्यों जरूरत? समझ में आया कि नहीं? ऐसा करना इस खेती का पूरा धर्म है। और हम जितने लोग ऐसा खेती करते हैं, मेरे इन 2 बंधुओं को आगे जो बैठे खेडूत हमारे, इनको अभी सम्मान दिया गया, मैं इनको बधाई भी देता हूँ। और मैंने इन दोनों से पूछा, दोनों से मैंने पूछा है कि भाई आपको प्राकृतिक खेती कितने साल हो गई?
तो इनको लगभग 6-7 वर्ष हो गए प्राकृतिक खेती करते हुए। मैंने इनसे पूछा, एक मेरे भाई के पास 2 एकड़ धरती है, दूसरे के पास 24 है 20 बीघा। मैंने इन दोनों से पूछा कि प्राकृतिक खेती करने के बाद तुम्हें घाटा हुआ या नफा हुआ, लाभ हुआ? तो दोनों ने कहा हमारा बहुत लाभ बढ़ गया। ऐसे ही बोला, इनको लाभ हो गया। ना ये यूरिया देते, ना ये डीएपी देते, ना ये कीटनाशक डालते, इनका उत्पादन भी बढ़ गया, इनकी पानी की खपत भी आधी हो गई, इनकी लागत शून्य के लगभग आ गई, उत्पादन कम हुआ नहीं। तो ये काम हम सब ने करना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई लोगों? तो इसको करना चाहिए कि नहीं हम सबको? आपके बीच में प्रमाण बैठे हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं विश्वास पैदा कर रहे। अरे मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरे पास हरियाणा कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, जहां 35 वर्ष तक मैं प्रधानाचार्य रहा, मेरे पास 1519 प्रांतों के बच्चे रेजिडेंस रूप से पढ़ते हैं। और उनके खान पान के लिए मैं जो खेती करता था अपनी 200 एकड़ में, 200 एकड़ जमीन हमारी, उसमें मैं आपकी तरह यूरिया, डीएपी, कीटनाशक इसी पे जुटा हुआ था। लेकिन मैंने देखा धरती बंजर हो रही है। कीटनाशक से लोग जो उसको छिड़कते, वो एक कर्मचारी हमारा चक्कर खा के खेत में पड़ गया, एक दिन बीमार हो गया। तो इन सब चीजों को देखकर मैं प्राकृतिक खेती अब करता हूं। मैं भी पिछले 6-7 साल से करता हूं और 200 एकड़ में अब मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन, जिसका 0.03, 0.4, 5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, यानी कि बंजर भूमि। अब उसका ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 1 से भी ऊपर चला गया। और साइंटिस्ट कोई आप में बैठा वो बताते हैं, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.89 है वो बहुत अच्छी जमीन मानी जाती है, लेकिन मेरी तो 1 से भी ऊपर चली गई। और कुछ खेत तो ऐसे जिनका 0.2% ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। इतनी उपजाऊ धरती मेरी बन गई, जो बंजर बनी हुई जमीन, जो बंजर थी। इस समय पूरे देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया है। ध्यान करो, सारी धरती को हमने बंजर बना दिया है। आप यूं कहोगे बंजर कहाँ, हमारे तो खेत में बहुत अच्छा खेती होती है। अब उत्तर देना मेरे को, आप अपने खेत में फसल लगाओ, यूरिया डीएपी मत डालो, बिल्कुल मत डालो, फिर कुछ पैदा होगा क्या? क्यों साहब? न के बराबर ही होगा। इसी को तो बंजर बोलते हैं। अच्छा यूं भी बता दो, आप यूरिया डीएपी हर साल बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? जब आपने शुरू की थी 60 के दशक में, तो 1 एकड़ में 10-15 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, उत्पादन बढ़ता था। और आज क्या हो गया? जो आलू पैदा करते हैं वो तो एक एकड़ में 10-10 बैग डाल रहे हैं, धरती को सफेद बना देते। अब इतना यूरिया डीएपी पड़ेगा और जो फसल होगी उसको आप खाएंगे तो कैंसर होगा कि नहीं होगा? क्यों साहब? तो यही तो पुण्य आप लोग कमा रहे हैं अगले जन्म के लिए। कितना पुण्य मिलने वाला आपको, कितनी स्पीड से आप कैंसर के रोगी तैयार कर रहे हैं, अस्पतालों में भेज रहे हैं, कितना महाविनाश। और मैं ये कहता हूं कि प्राकृतिक खेती पूरी विधि से करो, विधि पूरी अपनानी पड़ेगी। आपका उत्पादन घटेगा नहीं, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन देके जाओगे।
50-60% पानी की खपत कम हो जाएगी खेत में। आने वाली पीढ़ियों को पानी भी दे के जाओगे और ये गौ माता भी बच जाएगी जिसकी जय के नारे लगाते हो। और आप खेडूत भाई जानते हो, इस समय भारत की केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेश के लोगों को देती है। बदले में यूरिया डीएपी खरीदती है, जहर खरीदती है और इस धरती को में डाला जाता है। धरती को जहरीला बनाते हैं, सब लोग उसको खा के फिर अस्पताल में जाते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम चल रहा कि नहीं भाई बहनों? यही चल रहा कि दूसरा भी प्रोग्राम? और गुजरात का 1 साल का पूरे वर्ष का सरकार का बजट है। इतने बड़े प्रदेश का बजट, इतना पैसा यदि हम प्राकृतिक खेती करें और बचा दें और ये पैसा देश के विकास में लगे तो देश सोने की चिड़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? और हम अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा 2.5 लाख करोड़ विदेशों को देते हैं, बदले में उनसे जहर खरीदते हैं, धरती को जहरीला बनाते हैं, पानी को जहरीला बनाते हैं, पर्यावरण को जहरीला बनाते हैं, अपने आप को बीमार करते हैं। पहले पैसा यहाँ खर्च किया, फिर अस्पताल में खर्च किया। इस रास्ते पे हम जा रहे हैं और ये दोनों खेडूत आपके बीच में बैठे हैं। आप सबको समय निकाल इनके खेत में जाना चाहिए। आप उनके खेत को देखो, जब ये अपने खेत में उत्पादन बढ़ा रहे, खर्चा न के बराबर कर रहे, इनका उत्पादन आपको जीवन देगा, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन मिलेगी। तो आपको और मेरे को भी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बुद्धिमान लोगों का काम है कि जो चीज समझ में आए उसको अपनाना चाहिए। आप इसको यूं मत मानिए कि हम कोई आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये भ्रमित का विषय ही नहीं है। अच्छा, आप में कोई साइंटिस्ट बंधु है यहाँ पर? कृषि वैज्ञानिक? क्यों साहब, कृषि वैज्ञानिक हैं यहाँ पे? आप बैठे, 3 मेरे आदरणीय बंधु बैठे, हम इनके आभारी। 60 के दशक में जब भारत में अन्न का अभाव हुआ, विदेश से अनाज लेना पड़ता था, तो हरित क्रांति के नाम पर हमने रासायनिक खेती शुरू की। भाई वो समय की मांग थी, बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया और देश के सम्मान को भी बचा, लोगों का पेट भी भरा। हम इसे इनकार नहीं करते, लेकिन अब इसके जो दुष्परिणाम, अब यूं ही जुटे रहे तो वही स्थिति दोबारा आ जाएगी जो पहले थी, उससे भी बुरी आएगी। उस समय जब रासायनिक खेती शुरू की, ध्यान करो मेरी बात, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश में उस समय, जो उत्तराखंड में, वहां से रासायनिक खेती का श्री गणेश हुआ था। और उस समय स्वामीनाथन, नाम जानते होंगे उनका, उनसे शुरू हुआ ये काम। तो उनके साथी थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नेने, जो उस समय अमेरिका से पढ़ के आए थे इस विद्या को। उन लोगों ने मिलके इस अभियान को देश में चलाया था। डॉक्टर नेने की रिपोर्ट है, मेरे खेडूत भाइयों ध्यान से सुनना। डॉक्टर नेने की रिपोर्ट है कि जब हरित क्रांति शुरू हुई, उस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। कितना था बोलो? 2 से 2.5%, यानी कि बेहद उपजाऊ जमीन हमारी थी, इतनी उपजाऊ जमीन थी। और इस समय उन्हीं की रिपोर्ट है, इस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 पे आके खड़ा। आया ना जी? साइंटिस्ट स्वीकार करेंगे नहीं बात को, ये मान लो। यानी कि 2 से 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन, इतनी उपजाऊ जमीन को
आज हमने बंजर बना करके खड़ा कर दिया। ये प्रोग्रेस हुई। और इस समय वर्ल्ड लेवल पर रिपोर्ट आ रही है, यदि यूरिया डीएपी यूं ही डालते रहे तो अगले 50 वर्ष में दुनिया की सारी धरती ऐसे बन जाएगी जैसे आपके घर के फर्श हैं। कुछ भी पैदा नहीं होगा। यूरिया डीएपी डलता रहेगा तो भी नहीं पैदा होगा। ये रीति को कितने दिन चला पाओगे? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पूछता हूं। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जितना बढ़ेगा, ध्यान करो खेडूत भाई, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा उतनी धरती उपजाऊ बनेगी। जितना ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा उतनी वो बंजर बनेगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई समझ में? लेकिन हमारे 3 आदरणीय साइंटिस्ट बैठे और मैं सारी दुनिया के साइंटिस्ट को, ध्यान करो, सारी दुनिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को मैं पूछता हूं, क्या यूरिया डीएपी से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है? क्यों साहब? नहीं बढ़ता ना? घटता है। बढ़ता नहीं, घटता है। कैसे घटता है ये तो मैंने बताया अभी। भाई जब शुरू की ये रासायनिक खेती उस समय तो 2 से 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन था और अब हमारा 0.345 पे आके खड़ा होगा पूरे देश का। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया घटा? बोलो बोलो भाई। अब सुनो ध्यान से, इस बात को जरूरी सुनना है आपने, जो खेडूत हैं, किसान जो रासायनिक खेती करते हैं, आप कैसे अपने खेत को बर्बाद करें। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या हैं? वो है सूक्ष्म जीवाणु, वो है हड़सिया, वो है मित्रजीव। अब ये सारे के सारे इनकी खेती रासायनिक से तो मरते हैं। आप खेत से एक हलसिया पकड़ के लाओ और उसको इस टेबल पे रखो यहाँ, और यहाँ रख के उस पे यूरिया डालो, बचेगा या मरेगा? क्यों साहब? मरेगा ना। अब जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो तो इतने सूक्ष्म, वो तो आंख से भी नहीं दिखते, वो तो इस हलसिया से कमजोर है कि नहीं? वो मरेंगे कि नहीं इसी यूरिया डीएपी से? और सुनो कैसे सूक्ष्म जीवाणु ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं, ये सुनो ध्यान। ये जो जीवामृत बनाते हो ना आप, ये कैसे बनता है? एक पानी का 200 लीटर का ड्रम ले लो खाली, उसमें 170 लीटर पानी डालते, उसमें एक गौ माता 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती, उस पानी में डाल दो। 1.5 से 2 किलो उसमें किसी भी दाल का बेसन डाल दो, और 1.5 से 2 किलो उसमें गुड़ डाल दो, और 1 मुट्ठी उसमें मिट्टी डाल दो। लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम कुल 4 दिन घोलना है। 5वें दिन इसमें 1 एकड़ के लिए खाद तैयार। ये कल्चर, ये मेरवन क्या बोला था? मेरवन। अब मैं भी समझ गया ना गुजराती, पहले मैं मेलवन पे जुटा हुआ, मेरवन, ठीक है ना? तो ये 1 एकड़ का कैसे बना, अब इसको ध्यान से सुनो। देसी ग्राम गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख हजार करोड़। समझ में आई? अब इन जीवाणुओं को खाने को आपने दे दिया दाल का बेसन, प्रोटीन, तो उससे वो बलवान बनेंगे। समझ में आई? और उसमें डाल दिया गुड़, गुड़ से वो संख्या बढ़ाएंगे, असंख्य होंगे, और मिट्टी में भी जीवाणु उनसे मिलकर के मोबाइल वन का काम करेंगे, और उससे क्या होगा? ये बढ़ते पता कैसे? वो ड्रम में
हर 20 मिनट में डबल होंगे, हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई होंगे और 72 घंटे तक होंगे। 72 घंटे तक हर 20 मिनट में डबल होंगे और उसके बाद ये रुकेंगे और उसके बाद ये कम हो जाएंगे। इसलिए हमने इस ड्रम को 5 और 10 दिन के बीच में खेत में डाल देना चाहिए। अब ये कितने होंगे, अब ये संख्या होगी, अब इनको गिन नहीं सकते। और इनको कैसे दे सकते हैं? स्प्रिंकल से दे दो, ड्रिप से दे दो, पानी के साथ खेत में दे दो, तो वहां जाके ये धरती के जीवाणुओं से मिलकर अपना परिवार बढ़ाएंगे और जितना ज्यादा जीवाणु होगा, अब इन जीवाणुओं में हजारों तरह के जीवाणु, ऐसे जीवाणु हैं इनमें जो आकाश में 78% नाइट्रोजन है। ध्यान करो, साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं इस हवा में 78% नाइट्रोजन है। ये सूक्ष्म जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसका भोजन बना के पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। आई समझ में? नहीं तुम्हारी कम समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ यार, ये आपकी समझ में क्यों भाई? खेडूत बंधु हो, मैंने ऐसा लगा है कि किसान थोड़े हैं, पकड़ के ज्यादा लाए गए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि खेडूत तो मेरी बात को सुनकर उछलने लग जाते हैं। तुमने पता ही नहीं खेती कैसे होती है, इनमें समझ में नहीं आ रही बात मेरी। समझ में नहीं आ रही क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं आप लोग? अरे तुमने पता, मैं अष्टमी से अब तक इस पानी पे हूं। समझ में आई बात? इस अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी से मैं ओनली गर्म पानी पी रहा हूँ, कुछ भी नहीं खा रहा। मैं कुछ ले रहा, केवल पानी, नारियल पानी भी नहीं, समझो, केवल इस पानी पे। और अगले 10 दिन इसी पानी पे रहने वाला हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, तुम इतना इतना खा के भी चुप बैठे हैं। क्यों साहब? मैं इतनी, तो कुछ समझो इसको। अब दूसरी बात सुनो, आपके पास जो धरती माता है, इसमें सारे खनिज हैं, खनिजों का भंडार है। इसमें कॉपर है, लोहा है, इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, सब कुछ धरती माँ के अंदर भगवान ने दिया। लेकिन वो सारे तत्व गांठ बना के पड़े हुए हैं चुपचाप, वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, जो हमने जीवामृत में बनाए, घन जीवामृत से बनाए और खेत में आपने दिए, ये सूक्ष्म जीवाणु उन तत्वों को खा के, भोजन बना के, पका के पौधे की जड़ को देते। आई समझ में बात? और जब आप खेत में जीवामृत, घन जीवामृत डालोगे तो 10-12 दिन में हड़सिया, जो यूरिया डीएपी से डरता हुआ थोड़ा सा बचा है, धरती में समाधि लिए बैठा है, बाकी तो तुमने सारा मार दिया, जीव भी सब मार दिए, पक्षी की प्रजातियां भी मार दी। अब भी भगवान की शक्ति है कि वो हड़सिया धरती में है कहीं कहीं। जब आप ये जीवामृत दोगे तो उसका भोजन मिलेगा और धरती फोड़ के ऊपर आएगा और अपना काम शुरू करेगा। और आप जानते हो हड़सिया कितना परिवार बढ़ाता है? इन भारत के लोगों से भी ज्यादा परिवार बढ़ाता है। एक हड़सिया अपने जीवन में 1,60,000 अंडे देता है। समझ में आई बात? 1,60,000। और वो इतना परिवार बढ़ाता है, वो कलसिया सारी धरती में यूं छेद बनाता है, ये छेद ये करता है। हाँ, अब 8-10 फीट का छेद, उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो धरती उपजाऊ बनेगी। नीचे के खनिज खाएगा, पेट से निकालेगा तो उसमें
आपकी धरती की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, उसमें 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और उसमें 13 गुना ज्यादा पोटास है। और ये हलसिया जब मरता है तो धरती के सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति करके जीवन का बलिदान आपके लिए देके चला जाता है। इतना उपकारी प्राणी ये हलसिया। और ये किससे बचेगा? ये बचेगा इस जीवामृत घन जीवामृत गौ माता से। आपको मैंने पूछा था हलसिये पे यूरिया डीएपी डालो तो मर जाएगा, और उस पे गाय का गोबर डालो तो परिवार बढ़ाएगा। समझ में आया? अब आप यूरिया डीएपी डालने के उसको मारने का काम कर रहे हैं, बचाने का? बोलो, मारने का। तो फिर ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा भाई? ऑर्गेनिक कार्बन तो कौन बढ़ाएगा? हलसिया बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाएंगे, और ये जीवामृत घन जीवामृत से बढ़ेंगे। यूरिया से तो वो मरेंगे। तो आपकी धरती इसलिए जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था वो आज 0.345 पे आ गया। आपने मैंने धरती को बंजर बना दिया। आने वाली पीढ़ियों को भूखा मारने का प्रबंध कर रहे हैं। इसलिए मेरे खेडूत भाइयों, आज का ये कार्यक्रम में आप आए हो। मेरी पुस्तक बाहर आपको मिले, मिल गई तो मिलने वाली है, बाहर रखी हुई, देंगे ना? आपने प्राकृतिक खेती कर दी तो उसके बाद हमने बताने की जरूरत नहीं, न कोई बीमारी खेत में आएगी। बीमारी क्यों नहीं आएगी? बीमारी तो कमजोरों को लगती है। आप यूं बताओ, कोरोना आया, उसमें सबसे पहले जो सबसे कमजोर था उसी को पकड़ा, सबसे बलवान को पकड़ा? उसने सबसे कमजोर को पकड़ा। तो आपने धरती को एंटीबायोटिक खिला खिला के इतनी कमजोर बना दिया, उसमें रोग से लड़ने की ताकत ही नहीं बची। जब ये जीवामृत घन जीवामृत होगा, जीवाणु उसमें पैदा होंगे, हलसिया पैदा होगा, मित्र जीव पैदा होंगे, जमीन को इतना ताकतवर बना देंगे, उसमें बीमारी आनी बंद होगी। मेरे जो खेत हैं 200 एकड़, इस समय उसमें कोई दवाई का छिड़काव, प्राकृतिक दवाई मैंने बना रखे ना, नीमास्त्र, सूठास्त्र, अग्निस्त्र, ये पुस्तक में जो दी हुई, इनकी भी जरूरत मेरे को पड़ती नहीं। अब की बार मेरे पास 120 एकड़ में चावल, धान ही सब, धान की फसल ही सब, और मैं अपने मैनेजर से बात करता हूं, उसने इस साल केवल एक बार जीवामृत दिया, उसने एक बार। मैंने कहा तूने दूसरी बार क्यों नहीं दिया? तो वो क्या बोलता है कि दूसरी बार दूंगा तो इतना बढ़ जाएगा कि ये गिर जाएगा। इतनी ताकत जमीन में हो चुकी है। अब मेरे को अगले 2-3 साल में ये जीवामृत भी नहीं देना पड़ेगा, इतनी उपजाऊ जमीन खुद हो जाएगी। तो आप सब मेरे भाइयों, ईमानदारी से, पद्धति से इस खेती को सीखो, आपका कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ियों का होगा, देश का विकास होगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश का किसान आत्मनिर्भर और देश आत्मनिर्भर हो। आप स्वतः आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खर्चा आपका होगा नहीं, आमदनी आपकी घटेगी नहीं। जहर के बिना भोजन आप दुनिया को दोगे, उसकी फालतू कीमत आपको मिलेगी, तो अपने आप आत्मनिर्भर आप बनेंगे। तो मैं डीएम महोदय से, डीडीओ महोदय से निवेदन करता हूं कि वो कुछ शिविर जरूर लगाएं, कैंप बढ़ाएं, हमारे लोगों से संपर्क करें, राजभवन से संपर्क करें। डॉक्टर सामलिया जी जैसे बड़े समर्पित हमारे डेडिकेटेड ये लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से इनकी टीम लगी हुई है, जो गांव-गांव में जाते हैं और किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। 3-3 दिन की ट्रेनिंग हम देते हैं और वो निःशुल्क ट्रेनिंग है।
अधिक से अधिक खेडूत उसमें जुड़ो और 75 किसान आने वाले साल में एक पंचायत में हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े। इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बातों को सुना और मैं लड़ भी पड़ा आपसे कई बातों में, तो इसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मैं आपके हित के लिए लड़ रहा हूँ, आपके कल्याण के लिए लड़ रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। जिस चीज का लाभ मेरे को मेरे 200 एकड़ में मैं लाभ उठा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भारत का एक एक किसान वो लाभ उठाए। अब मैंने अपने खेत में इस साल धान का मेरा खर्चा पिछले वर्ष की रिपोर्ट, मैंने 1 एकड़ धान के खेत में, चावल के खेत में 1000 रुपये खर्चा किया और रासायनिक वाले ने 14-15 हजार का खर्चा किया। उसने पानी 100% यूज किया, मैंने 50% किया। उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ और मेरा एवरेज 33 क्विंटल हुआ। मेरा 33 क्विंटल उत्पादन हुआ, उसका 15,000 का खर्चा, मेरा 1,000 का खर्चा। उसने पानी 100% लगा, मैंने 50% लगाया। उसका धान खाकर लोग कैंसर होकर अस्पताल में गए और मेरा धान खा करके लोग ने कोरोना से लड़ाई लड़ी। क्यों साहब? अब लाभ किसमें? तो आप सबसे मेरा निवेदन है और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं। हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत बहन यहाँ पर आई, मोकरिया साहब यहाँ आए, धड़ुक साहब आए, बोखरिया साहब आए और इन्होंने पूरा समय इस मिशन के लिए दिया। इन सब से भी मैं निवेदन करूंगा कि अपना अपना आपका जो क्षेत्र है जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, उन खेडूतों में इसका खूब प्रचार कराइए और जहां सही हजारों की संख्या में खेडूत बुलाएंगे वहां मैं आऊंगा और मैं आकर के लोगों को ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था करूंगा, सहयोग कराएंगे ताकि अपने प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर हों, खुशहाल और उन्नत बने। आज के इस आयोजन के लिए मैं कलेक्टर महोदय को, वीडियो महोदय को, उनकी टीम को भी बधाई देता हूं और ये मिशन और तेजी से बढ़ाएं और प्रति मास इसकी मीटिंग होती रहे। ये कार्यक्रम हमने छोड़ना नहीं है, ये औपचारिकता नहीं करनी है। हमने पूरे देश के लिए गुजरात को मॉडल बनाना है। सबसे पहले गुजरात जहर मुक्त प्रदेश बने और पूरा देश यहाँ से प्रेरणा ले। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पूर्ण